ज्योग्राफी कहाँ से पढ़े? आज के इस वीडियो में we'll be talking about a thing जिसने सबको डिवाइड करके रखा। Are NCERTs enough for geography, both from the perspective of prelims as well as mains? अभी 2024 का जो prelims हुआ था, क्या उन क्वेश्चंस को हम NCERT से सॉल्व कर सकते हैं? Let's take a look. क्या ये NCERT से सॉल्व होगा? Hello students and welcome to साथी IAS. आज के इस वीडियो में we'll be talking about a thing जिसने सबको डिवाइड करके रखा है। एस्पिरेंट्स हो या टीचर्स हो, सब डिवाइडेड है, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू अ सब्जेक्ट दैट इज ज्योग्राफी। देखिए, बाकी सारे सब्जेक्ट्स की कोई ना कोई स्टैंडर्ड बुक्स हैं, है ना। पॉलिटी की आपकी लक्ष्मीकांत है, आपकी हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम वगैरह है, बट व्हाट अबाउट ज्योग्राफी? ज्योग्राफी कहाँ से पढ़े? ज्योग्राफी में सबसे बड़ी ये इशू है कि कोई स्टैंडर्ड बुक की अवेलेबिलिटी है नहीं, एंड दैट्स व्हाई एवरीवनस कंफ्यूज्ड। एनसीईआरटी इनफ है या नहीं? कुछ बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ लो सब हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड सम पीपल से कि एनसीईआरटीज दे लैक सर्टेन कॉन्सेप्ट्स। सच क्या है, झूठ क्या है, इस वीडियो में हम समझते हैं, ठीक है। आर एनसीईआरटीज इनफ फॉर ज्योग्राफी, बोथ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस? कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, है ना। अभी 2024 का जो प्रीलिम्स हुआ था उसके क्वेश्चंस हम देखते हैं, क्या उन क्वेश्चंस को हम एनसीईआरटी से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, consider the following statements. Atmosphere is heated more by incoming solar radiation than by terrestrial. Carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere are good absorbers of long wave radiation. इस सेशन में क्वेश्चंस मैं सॉल्व नहीं कराऊंगी, बस आपको एक पर्सपेक्टिव देना है ना। सो दिस इज द क्वेश्चन, लेट्स टेक अ लुक। क्या ये एनसीईआरटी से सॉल्व होगा? एनसीईआरटी चैप्टर 7, चैप्टर 8. दिस टेक्स्ट इज फ्रॉम चैप्टर 7, दिस इज फ्रॉम चैप्टर 8. सी, ये जो टेक्स्ट है बता रहे हैं हमें कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। चैप्टर 7 इज अबाउट एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन और एटमॉस्फेयर की लेयर्स। यहाँ पे क्लियरली बताया जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। इट इज ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड it is opaque to outgoing terrestrial radiation. This is known as greenhouse effect. So statement 2, इससे हमें पता चलता है कि हाँ करेक्ट है। Next, Earth receives most of its energy in short wave lengths. That means sun से जो एनर्जी आ रही है, थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन यहाँ पे आपको करना पड़ेगा कि सन की जो एनर्जी है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन और इंसोलेशन जो है, दैट इज शॉर्ट वेवलेंथ, है ना। सेकेंड, लॉन्ग वेवलेंथ फिर क्या होगा? जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, बट हाँ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है वो फिर लॉन्ग वेवलेंथ हो जाते हैं। एंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से हमारा जो एटमॉस्फेयर है काफी हीट अप होता है। सो अगर ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, ये क्वेश्चन करेक्ट हुआ, +2 मार्क्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन दैट आर बी डिस्कसिंग आर फ्रॉम 2024 itself. Second question, consider the following. Thickness of troposphere at equator is much greater compared to poles. Second, at the equator heat is transported to great heights by strong convectional currents. Which of the following is correct? 1, 2 correct hai, is 2 explaining 1. Here's the explanation. Again, NCERT chapter 7, ट्रोपोस्फेयर, इट्स टॉकिंग अबाउट द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के बारे में बताया है। ट्रोपोस्फेयर, इसकी हाइट 13 किलोमीटर एवरेज, पोल्स पे 8 किलोमीटर, इक्वेटर पे 18 किलोमीटर। रीजन भी दिया हुआ है व्हाई इट इज थिकर एट द इक्वेटर, बिकॉज हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स। ये पैरा पढ़ा, सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, क्वेश्चन सही हो गया आपका। लेट्स मूव next one. Consider the following: pyroclastic debris, ash and dust, nitrogen compounds, sulfur compounds. Again 2024 का question है, how many of the above are products of volcanic eruption? देखें इसे सॉल्व कर पाएंगे एनसीईआरटी से कि नहीं। एनसीईआरटी में जहां पे वोल्केनोस के बारे में डिस्कशन है, पहला या दूसरा ही पैराग्राफ है या जहां पे ये लाइन है, the material that reaches the ground includes lava flows, pyroclastic debris, volcanic bombs, ash and dust, and gases such as nitrogen compounds, sulfur compounds, and minor amounts of chlorine, hydrogen, and argon. एनसीईआरटी पढ़ी, एक और +2 हो गया और 2 नंबर बढ़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
Which of the following is a correct inference or interferences from isothermal maps? थोड़ा conceptual question है. In months of January, isotherms deviate to the north over the ocean and to the south over the continents. Month of January की बात है. Presence of cold ocean currents, Gulf Stream and North Atlantic drift make North Atlantic Ocean colder and isotherms bend towards the north. The text जहां से क्वेश्चन बनाया गया है. In January, the isotherms deviate to the north over the ocean and to the south over the continents. इसके बेसिस पे ये स्टेटमेंट आपको पता है करेक्ट है कि इनकरेक्ट है. नेक्स्ट, presence of warm ocean currents. क्या लिखा है यहाँ? Cold ocean currents. Presence of warm ocean currents like Gulf Stream, North Atlantic Drift, and make the Northern Atlantic Ocean warmer, and the isotherms then bend towards the north. Again, another question solved. Another +2. Next, consider the following statements. Rainfall is one of the reasons for weathering of the rocks. Rainwater contains carbon dioxide in solution. Rainwater contains atmospheric oxygen. Which of the following is correct? And options आपको दिए हैं, दोनों statements correct हैं, तीनों statements correct हैं, and so on. इसका source देखिए यहाँ पे. Chemical weathering processes के बारे में बात की है, chapter 5 या chapter 6 है NCERT का. यहाँ पे clearly बोला हुआ है, water and air along with heat must be present to speed chemical reactions. अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये सारी जो गैसेस हैं वाटर में सॉल्युबल हैं, ये एसिड्स बनाते हैं और इससे केमिकल वेदरिंग होती है. एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, बट अगर पढ़ के थोड़ा सा सोचोगे आप तो आप इससे आंसर निकाल सकते हैं, राइट? कुछ तो देखो डायरेक्ट पूछा है, जैसे आइसोथर्म्स वाला क्वेश्चन, वोल्केनोज वाला क्वेश्चन. कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना पड़ेगा. नेक्स्ट, with reference to water vapor, which of the following statements is correct? It is a gas. The amount of which decreases with altitude. Its percentage is maximum at the poles. Again, chapter number 7, 11th class, book 1, geography, where the composition of atmosphere is discussed. जो कार्बन डाइऑक्साइड था ना, कार्बन डाइऑक्साइड वाला क्वेश्चन था, उसके जस्ट नीचे है वाटर वेपर का डिस्क्रिप्शन. यहाँ पे आप देखो, it is mentioned over here, water vapor decreases from equator towards the pole. Water vapor is a variable gas in atmosphere which decreases with altitude. Direct lines जिनके बेसिस पे क्वेश्चन बना दिया गया है. ठीक है, तो अगेन ये पता है तो आप ये आंसर कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन. Annual and daily range of temperature is low. Precipitation occurs throughout the year. Precipitation varies between 50 to 250 centimeter. What is the type of climate? जो हमारा world climates है, NCERT में there is a separate chapter, climates of the world, उसका क्वेश्चन है, उससे डायरेक्टली ये टेक्स्ट लिया गया है. आंसर है इसका मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट. यहाँ पे देखिए, मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट के बारे में क्या क्या दिया हुआ है. मीन टेम्परेचर इज दिस मच, annual daily range of temperature small, precipitation varies greatly 50 to 250 centimeter, annual daily range of temperature, precipitation occurs throughout the year. The last three lines, all three have been adverbatim put into the question. जैसे के तैसा, जैसे के जैसे यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया गया है, राइट? वो तो एनसीईआरटी यूपीएससी दोनों गवर्नमेंट बॉडीज है, नहीं तो कॉपीराइट स्ट्राइक भी हो जाता, राइट? तो ये तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ से डायरेक्टली ली गई हैं एंड इससे आप इजीली आंसर कर सकते हैं अपने क्वेश्चन का, राइट? नेक्स्ट, कोरियोलिस फोर्स. With reference to Coriolis force, which of the following statements is correct? It increases with increase in wind velocity, maximum at poles, absent at equator. The text, maximum at poles, absent at equator, मतलब words भी change नहीं हुए हैं. यहाँ पे they did not say कि minimum और zero at pole, they just said absent यहाँ word use हुआ है, absent यहाँ word use हुआ है.
वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट हुए हैं इस साल के क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है। नेक्स्ट जो कोरियोलिस फोर्स है, higher the pressure gradient, more the velocity of wind and larger is the deflection in the direction of the wind. So that means Coriolis force, अगर आप इसका analysis करो इस statement का, Coriolis force it increases with increase in wind velocity. Easy, easy peasy, quickly ये question भी solve हो जाता आपका, right? So अभी तक आपने देखा कि जितने भी हमने questions की बात की है वो सारे solve हो रहे हैं इसी साल के जो questions हैं, most of them they are getting solved using just and just NCERT. But then is NCERT enough? क्या बस हम NCERT पढ़ के चले जाएं एग्जाम में? Would that be enough? देखिए of course इस साल बहुत सारे questions हैं जो डायरेक्ट NCERT से आए हैं, but many a times some questions, especially the questions related to mapping, उसमें थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती है क्योंकि मैपिंग का सेपरेट कुछ NCERT का मॉड्यूल नहीं एग्जिस्ट करता। मैनी क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से आ सकते हैं, करंट अफेयर्स से लिंक करके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जैसे साइक्लोन फेंगल आया उसके बारे में कुछ क्वेश्चन आ गया है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगेन इस साल 2024 का ही अगर प्रीलिम्स के आप दो क्वेश्चन उठाइए, एक था रिगार्डिंग टोटल फर्टिलिटी रेट है ना, और 2023 में अगेन इस पे एक क्वेश्चन आया था कि कौन सी कंट्रीज का टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत डिक्लाइन हो रहा है। सो ये जो क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स बेस्ड थे। सो हाँ मेजॉरिटी क्वेश्चंस तो आप सॉल्व कर लेंगे एनसीईआरटी यूज करके, मैंने अभी आपको प्रूफ दिया है ना। आई एम नॉट सेइंग कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ो, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप वहां से सॉल्व कर लोगे, बट देयर माइट बी अ फ्यू अदर क्वेश्चंस स्पेशली दोज रिलेटेड टू मैपिंग, दोज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें, एल नीनो ला नीना दिया हुआ है एनसीईआरटी में, बट आजकल एल नीनो मोदोकी, इंडियन ओशन डायपोल, अटलांटिक ओशन डायपोल, ये सारे कॉन्सेप्ट्स भी बहुत ज्यादा दे आर द बज़वर्ड्स, वो भी काफी ज्यादा डिस्कस किए जा रहे हैं। व्हाट अबाउट देम? तो ऐसी कुछ चीजें हैं क्योंकि एनसीईआरटी एक बहुत बड़ी कमिटी बैठती है जो रिवाइज करती है एनसीईआरटी को, बहुत क्विकली रिविजन्स नहीं होते हैं एनसीईआरटी के। सो करंट अफेयर्स कुछ चीजें जो हैं वो आपकी मिस हो जाती हैं एंड मैपिंग रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स मिस हो जाते हैं। हालांकि अगर आप बस स्टैटिक की बात करो, बस स्टैटिक पढ़ाई करनी है तो एनसीईआरटी इज वेरी गुड। इफ यू हैव द कैपेबिलिटी कि बस पढ़ के खुद समझ आ जाता है, यू डू नॉट रिक्वायर एनी असिस्टेंस, एनसीईआरटीज आर मोर देन इनफ। बट यू विल हैव टू अपडेट द इंफॉर्मेशन with regards to current affairs, with regards to mapping as well, है ना। सो एनसीईआरटी में बस ये प्रॉब्लम आ जाती है कि एनसीईआरटी में आपका मैपिंग और करंट अफेयर्स वाला पार्ट थोड़ा असाइड हो जाता है ना, उस पर आप फोकस नहीं कर पाते। यू फोकस ओनली एंड ओनली ऑन फिजिकल ज्योग्राफी, दैट टू फिजिकल ज्योग्राफी पे। ह्यूमन ज्योग्राफी में भी अगेन अनदर प्रॉब्लम, जो एनसीईआरटीज हैं अगेन बिकॉज दे कैन नॉट बी रिवाइज्ड रेगुलरली, जो 12th क्लास में ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पार्ट है उसकी इंफॉर्मेशन थोड़ी आउटडेटेड रहती है ना, तो उसके बारे में नहीं रहता। जैसे टोटल फर्टिलिटी रेट जो है, इट वाज अ बज़वर्ड पास्ट 2-3 ईयर्स से बहुत ज्यादा चल रहा है न्यूज में। व्हाई? बिकॉज मैनी जैसे इलॉन मस्क हो गए, जैसे और भी बहुत सारे लोग हो गए, बहुत सारे थिंकर्स हो गए, बहुत सारे बड़े बड़े कैपिटलिस्ट्स हो गए, दे आर टॉकिंग अबाउट द इश्यूज ऑफ डेमोग्राफिक विंटर, जिसपे मेंस में भी क्वेश्चन आया है। दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट डेमोग्राफिक सुसाइड, है ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा न्यूज में है। देयर इज अ प्रोजेक्शन कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, इट माइट स्टार्ट रिड्यूसिंग sooner than we are predicting right now, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग सब कुछ बढ़ रहा है। सो पीपल आर अनेबल टू हैव चिल्ड्रन एंड प्रोवाइड देम अ प्रॉपर क्वालिटी लाइफ। सो वो सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी में मिस हो जाएंगी। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो एनसीईआरटी में मिस हो सकता है इज मेथ्स का एनालिसिस। एनसीईआरटी इज परफेक्ट, वेरी गुड फॉर स्टैटिक रिलेटेड प्रीलिम स्टडी। प्रीलिम्स का अगर पढ़ाई करना है आपको तो स्टैटिक रिलेटेड इंफॉर्मेशन परफेक्ट, एनसीईआरटी परफेक्ट है। बट मेंस, जो मेंस के क्वेश्चंस हैं, दे रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ एनालिसिस। वहां पे बस आप फैक्ट्स लिख के आओगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऑफन जो मेंस के क्वेश्चंस हैं, दे आर डिजाइन्ड इन सच अ मैनर दैट दे आर ट्राइंग टू आस्क यू to analyze or explain or elaborate about or give examples related to a particular issue.
that has been in the news, or that can be static either. So in those cases, it becomes important for you to keep yourself updated and have an intrinsic, a curiosity about analysis of various different topics. So that also becomes extremely important, है ना? क्योंकि prelims तो first stage है, second stage मेंस है, मेंस भी निकालना है ताकि इंटरव्यू में जाओ, वहां पे क्लियर करके फिर फाइनल लिस्ट में आपका नेम आए, करेक्ट? सो एनसीईआरटी में ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. Then there is second standard book related to geography, that is GC Leong. So GC Leong bhi, it is good for static part, it is good for physical geography. Human geography ke liye it does not have chapters. Physical geography में भी certain concepts are missing. जैसे अगर आप अभी जाके GC Leong देखोगे, आप उसमें देखोगे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, ये सारी चीजें मिसिंग है. तो हाउ टू कवर दैट, है ना? मैपिंग भी नहीं है, करंट अफेयर्स भी नहीं. सो वहां पे टू फुलफिल दीज गैप्स वी हैव आवर PRP, द प्रीलिम्स रिविजन प्रोग्राम, एज वेल एज आवर फाउंडेशन कोर्सेज. देखिए, अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, आप करंट अफेयर्स अपडेट कर सकते हैं, गुड इनफ, है ना? तो आप सेल्फ सफिशिएंट हो, यू वुडंट हैव टू गो एनीवेयर. बट इफ यू फील दैट यू are struggling somewhere कि एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट दिया है बट यू आर नॉट एबल टू ग्रास्प इट, या उसका उसको नहीं समझ पा रहे हो, उसका एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो, then these courses are for you. The prelims revision program for geography, it will be a 2-week long program. This is specially designed for the students who are giving prelims 2025. 4th January से the second batch of the prelims revision program at Sarthi IAS is going to start. Foundation courses भी हमारे हैं, multiple foundation courses हैं. The foundation course for 2026 has started very recently in the month of November. और भी batches launch होंगे, so stay tuned over here with regards to और आगे के foundation courses क्या रहेंगे. PRP में the only focus will be the prelims exam. यहाँ पे mains related आपको नहीं पढ़ाया जाएगा because it's उसके नाम में ही है prelims revision program. For foundation courses आपको बिल्कुल स्क्रैच से पूरा ज्योग्राफी, पूरे और भी बाकी सब्जेक्ट्स, ज्योग्राफी का भी अलग रहेगा, अगर बस ज्योग्राफी पढ़ना यू कैन परचेज दैट. अदरवाइज पूरा जो हमारे फाउंडेशन कोर्स, एंटायर फाउंडेशन कोर्स है, यू कैन ईदर परचेज दैट. ठीक है? सो इसमें आपको बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाया जाएगा एंड वी विल बी कवरिंग बोथ प्रीलिम्स, मेंस एंड सारे जो PYQs हैं प्री एंड मेंस के, उन सब का भी यहाँ पे एनालिसिस किया जाएगा. ओके, सो इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, यू कैन चेक इट आउट ओवर देयर. So just to summarize, NCERTs are a perfect source for your prelims exam. However, you will have to substantiate it with mapping as well as with current affairs, है ना? और अगर आपको नहीं आ रहा है समझ एनसीईआरटी रिलेटेड, वी ऑलवेज हैव दीज कोर्सेज दैट यू कैन जॉइन एंड वी विल ट्राई आवर वेरी बेस्ट to help you with your journey. So that's it from my end. I'm Pallavi Saxena. I teach geography over here in Sarthi IAS. So thank you so much. Take care and all the best.